ब्रांच की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। नकली नोटों की सप्लाई के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। जयपुर ग्रामीण के मनोहरपुर इलाके में नकली नोट पकड़े गए हैं। नकली नोटों के साथ एक युवक भी क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा है। 200 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं आरोपी के पास से। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये आरोपी जो नकली नोट का काला कारोबार किया करता था। एक बड़ी कार्रवाई जयपुर ग्रामीण की ओर से, और इसके साथ ही स्कैनिंग के जरिए नकली नोट छापकर ये मार्केट में सप्लाई किया करता था और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सहयोगी विष्णु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बड़ी कार्रवाई विष्णु, अब क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर नकली नोट मिले हैं, निश्चित तौर पर कई लोग इसमें शामिल होंगे। पूछताछ में और क्या कुछ खुलासे हो सके अब तक? देखिए प्रियंका, लगातार राजस्थान में क्राइम ब्रांच की टीम अलग अलग जगहों पर कार्रवाई कर रही। कहीं पर मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई थी, तो कहीं पर जो मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई थी, और यहीं पर नकली नोटों की तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें क्राइम ब्रांच के जो डीआईजी हैं राहुल प्रकाश, उनके सुपरविजन में एक बड़ी कार्रवाई जयपुर ग्रामीण जिले के मनोहरपुर थाना के इलाके में की गई, जहां पर राहुल गुजर नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि वहीं पर फार्मरों की ढाणी का रहने वाला है। उसके कब्जे से 1,41,000 की जो रकम थी, जो नोट थे, वो बरामद किए। और ये सभी जो नोट हैं वो 200 रुपए के हैं। और अब तक की पड़ताल में सामने आया कि राहुल गुजर और उसके साथ ही स्कैनिंग के जरिए नकली नोट जो छापा करते हुए, उसके बाद लोकल जो बाजार है, ग्रामीण जो परिवेशी जो इलाके हैं, ज्यादातर वहीं पर इस रकम को जो सप्लाई की जाती है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में नकली नोट की ज्यादा पहचान हो नहीं पाती थी। ऐसे में ये लोग नकली नोटों की जो खेप है उसको वहीं चलाते थे। लेकिन जब क्राइम ब्रांच की जो सूचना मिली, उसके बाद एडीजी क्राइम दिनेश शर्मा के सुपरविजन में निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई, एक टीम गठित की गई, और आज इस कार्रवाई को अंजाम देकर तो आरोपी से पूछताछ जारी है कि उनके ठिकाने क्या क्या है। जी बिल्कुल विष्णु, कई और खुलासे भी संभव है और गिरफ्तारियां भी होंगी। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से ये बड़ी खबर है। धौलपुर में सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है। सवारी बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। टेम्पो में सवार 6 महिलाएं घायल हुई हैं। सभी महिलाएं धौलपुर गमी में शामिल होने के लिए आई थी। सभी घायल महिलाएं यूपी के आगरा जिले की निवासी बताई जा रही हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। NH 44 पर वाटर वर्क्स चौराहे की यह घटना है। कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अस्पताल में सभी घायलों को पहुंचाया गया और लगातार वहां पर सभी घायलों का इलाज जारी है। कुल 6 महिलाएं घायल हुई हैं और इसके साथ ही एक महिला की मौत हो गई है। तो भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर सवारी बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। कई लोग घायल हो गए और इस दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। 6 महिलाएं अभी भी घायल बताई जा रही हैं। उनको अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर महिलाओं का इलाज जारी है। पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुटी हुई है। पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है कि आखिर किसकी लापरवाही से ये भीषण हादसा हुआ, किसकी लापरवाही से महिला की जान गई। तो हादसे के बाद से ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। टेम्पो में सवार कुल 6 महिलाएं घायल हो गई हैं। ये सभी महिलाएं गमी में शामिल होने के लिए आई थी और इसी दौरान हादसे का शिकार हो गई। यूपी के आगरा जिले की निवासी ये सभी महिलाएं बताई जा रही हैं। हरिवीर सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, भीषण सड़क हादसा, एक महिला की मौत हो गई। किसकी लापरवाही से यह हादसा हुआ, जांच कहां तक पहुंच पाई है और घायलों की स्थिति, इसे लेकर भी अपडेट बताइएगा। प्रियंका, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये जो NH 44 है, वहां पर वाटरवर्क्स चौराहे पर ये हादसा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो सवारी बस थी उसने इस टेम्पो को पीछे से टक्कर मारी है। इसमें करीब आधा दर्जन से अधिक जो महिलाएं थी वो शामिल होके वो किसी गमी में धौलपुर ही शामिल होने के लिए आई थी। तो ये वहां से जा रही थी, तो पीछे से बस ने इनको टक्कर मारी, जिसमें आधा दर्जन जो महिलाएं थी वो घायल हो गई और उनको पुलिस ने तुरंत ही जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसमें अस्पताल पहुंचते ही एक महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसके सबको पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है और उनके जो परिजन थे उनको सूचना दे दी है। ये सभी जो महिलाएं थी वो टेम्पो में सवार होके आई थी और ये आगरा जिले के उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की ये सभी महिलाएं आपस में रिश्तेदार हैं और ये यहाँ गमी में शामिल होने के लिए आई थी। जी ठीक है हरिवीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई है, जबकि 6 महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। धौलपुर में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। NH-44 पर वाटर वर्क्स चौराहे की ये घटना है और लगातार अस्पताल में 6 गंभीर घायल महिलाओं का इलाज जारी है। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। लोन करंडसर बीकानेर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल संबोधन कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं क्या बोल रहे हैं। 30,000 वोट तो हर विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी के फूल के और हाथ के नाम के हैं। एक हनुमान बेनीवाल है, पार्टी बनाई, 0 से शुरुआत करी, पिछली बार 57 लड़ाए, तमाम उपचुनाव लड़ा के देश में संदेश दिया कि राजस्थान में भी क्षेत्रीय पार्टी इन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ा देगी। और वो क्षण आ गया। 2023 कोरोना की वजह से बहुत परेशानियों का दौर रहा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि 23 की सत्ता आपकी होगी और आपकी नहीं भी होगी तो आपके बिना किसी की सत्ता नहीं होगी। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। मैं राजस्थान के कोने कोने के अंदर गया हूं। भाइयों, मेवाड़ की धरती जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बल्लभनगर के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराती है, सरदार शहर के चुनाव के अंदर लालचंद जी 47,000 से ज्यादा वोट लेके एक नई ऊर्जा हमें मिली। सरदार शहर चुनाव से एक नई क्रांति का आगाज हुआ। सुजानगढ़ में सीताराम जी 32-33,000 वोट लेते हैं। साड़ा, बल्लभनगर और खींवसर की सीट का उपचुनाव RLP पार्टी जीत के मुख्यमंत्री को दोबारा हराती है। पहले मुख्यमंत्री को बेटे को हराती है और फिर खींवसर जीत के कहती है, CM साहब आपकी हार का लाइसेंस रिन्यू कर दिया वापस। ये काम अगर कोई कर सकता है वो आपकी ताकत, जवानों की जोश और ऊर्जा से ये काम हो रहा है। मुझे पता है कि आपकी भुजाएं फड़क रही है, आप कुछ बताएं, लेकिन मैं चाहता हूं हर कार्यक्रम हमारा शांतिपूर्ण तरीके से हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो और हमें मंजिल मिले। हमारे लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी, नेता बड़े बड़े हुए थे इस राजस्थान के अंदर, बड़े बड़े उनके नाम थे। कोई 3 जिलों का नेता था, कोई 4 जिलों का था। धौलपुर से बाड़मेर और गंगानगर से लेकर डूंगरपुर तक अगर किसानों को संगठित करके एक पार्टी बना के नई दिशा देके और 25 साल अगर जिसने जवानी समर्पित की इस कौम को और किसान को, वो सिर्फ नागौर का ही सांसद है जिसने संतरी बन के मंत्री पद छोड़ के संतरी बन के आपकी सेवा करने का प्रण लिया। और भाइयों, कोई भी व्यक्ति आया कभी उसको ये नहीं कहा कि आपका काम नहीं होगा। काम चाहे दिल्ली का हो, जयपुर का हो, हमेशा हनुमान बेनीवाल के घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले हैं। मैंने तो, आप ट्राइबल बिल पे देखते हो, आदिवासी भाइयों के भी लिए मैं बोलता रहता हूं लोकसभा में, हर जाति के लिए बोलता हूं। मैंने ये भी कहा था कि आर्थिक आधार पे ब्राह्मण बनिया और दूसरे समाजों को आर्थिक आधार पे। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। लॉरेंस बिश्नोई का बड़ा कबूलनामा सामने आया। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, NIA की पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अतीक अशरफ हत्या पर कबूलनामा सामने आया है। 2021 में US से मैगजीन मंगाई गई थी। पिस्तौल जिगाना इसका नाम बताया जा रहा है। गोल्डी बराड़ के जरिए ये पिस्तौल मंगवाई गई। गोगी गैंग के लिए ये पिस्तौल मंगवाई गई थी। दूसरे मर्डर में इसका इस्तेमाल किया जाना था। तो NIA लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है और इस बीच ये बड़ा खुलासा सामने आया है। लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा सामने आया। लॉरेंस बिश्नोई ने एक बड़ा कबूलनामा किया है। तो वहीं RCP के मसले को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केवल और केवल राजनीति करने का आरोप लगाया। शेखावत ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि राजस्थान केंद्र के प्रस्ताव के मुताबिक काम नहीं कर रहा। राजस्थान नए लिंक पर काम करना चाहता है। केवल ERCP में आने वाले 13 जिलों में से केवल 3 जिलों के कुछ ब्लॉक को ही पानी मिलेगा और पैसा भी 2 गुना खर्च होगा। दुर्भाग्य से
राजस्थान की सरकार पानी के लाने के बजाय राजनीति करने के प्रयास करती है और हर एक काम राजनीति से प्रेरित होता है। 13 जिलों के सूखे कंठों पर राजस्थान की सरकार 3.5 साल तक राजनीति करती रही, एक कदम भी उस दिशा में आगे नहीं बढ़ी। उधर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज हनुमानगढ़ को तोहफा दिया। गडकरी ने पक्का सहारना गांव में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के 6 राष्ट्रीय राजमार्ग और 7 रेलवे ओवरब्रिज का वर्चुअली शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिनमें हनुमानगढ़ जिले की कैंचिया से पक्का सहारना तक नेशनल हाईवे का निर्माण भी शामिल है। इन कार्यों पर कुल 2050 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस दौरान सांसद, विधायक और पूर्व विधायकों ने गडकरी से कई मांगे रखी। इस पर गडकरी ने मांगों को पूरा करने का भी आश्वासन दिया। कार्यक्रम में अपने संबोधन में नितिन गडकरी का फोकस राजमार्ग विकास और किसानों पर रहा। और करेंगे अगली खबर का। अजमेर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की विधायक अनीता भदेल ने कांग्रेस पर लोगों को बिजली के नाम पर ठगने का आरोप लगाया है। विधायक ने अपने समर्थकों के साथ अजमेर की विद्युत व्यवस्था संभालने वाली टाटा पावर कंपनी के कार्यालय का घेराव किया और उन्हें ज्ञापन सौंपा। विधायक अनीता भदेल ने कहा कि एक तरफ सरकार महंगाई राहत शिविर के माध्यम से जनता को महंगाई से राहत देने का झांसा दे रही है, तो दूसरी तरफ विद्युत सरचार्ज और प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज के नाम पर गरीब विद्युत उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने का काम किया जा रहा है। विधायक अनीता भदेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पिछले दरवाजे से लगातार बिजली को महंगा कर रही है, जिसकी वजह से आमजन परेशान है। आज टाटा पावर के इस हजारीबाग AN ऑफिस पर हमारे युवा साथियों द्वारा बीजेपी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया जा रहा है महंगी बिजली को लेकर के। जिस तरह से लगातार सरचार्ज के नाम से बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, फ्यूल चार्ज के नाम पर बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं, उस बात के विरोध में हम यहाँ आए हैं। बिजली के तारों पर करंट नहीं आ रहा, लेकिन बिजली के बिलों में करंट आ रहा है। एक तरफ अशोक गहलोत महंगाई राहत की बात करते हैं और दूसरी तरफ लगातार सरचार्ज के नाम पर बिजली की कीमतें बढ़ाते हैं। राजस्थान में सबसे महंगी बिजली है, 5 रुपये 40 पैसे से लेकर के 17 रुपये तक बिजली खरीद की गई है। बिजली के संकट को पैदा किया गया है जानबूझ करके। उधर सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा का धार्मिक कार्यक्रम में दिए गए बयान का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। संयम लोढ़ा के बयान पर अब पूर्व गोपालन मंत्री ओटाराम देवासी ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना श्रद्धालुओं और समाज के लिए बहुत गलत है। वहीं संयम लोढ़ा ने कहा कि धार्मिक मंच को राजनीतिक मंच न बनाया जाए। सुनिए क्या कहा। जिस तरह से आपाक होया, आपाक होकर के जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उसकी मैं निंदा करता हूँ। और देश के प्रधानमंत्री हमारे सबके प्रिय और सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी के जयकारों से उनको इतनी नाराजगी है, तो उसकी भी मैं निंदा करता हूँ कि और जनता के बीच में जिस तरह से माता पिता के बारे में एक संस्कार की बात करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक संस्कार के ऊपर सवाल उठाकर जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है उसकी भी मैं निंदा करता हूँ। और अब बात कोटा की, जहां उज्जवल विहार इलाके में एक महिला चिकित्सा अधिकारी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका डोली सुमन अपने मकान में अकेली रहती थी। डोली का शव अपने मकान में एक कमरे में फांसी पर लटका हुआ मिला। मृतका के परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का अंदेशा जताया है। डॉक्टर डोली सुमन बूंदी के बरूधन में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। 2 साल पहले ही डॉक्टर डोली का तलाक हो गया था, जिसके बाद वो अकेले ही घर पर रह रही थी। परिजनों का आरोप है कि डोली सुमन आत्महत्या नहीं कर सकती हैं। किसी व्यक्ति ने उनकी हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया होगा। और मेरे को लगता है उनकी हत्या की गई है किसी व्यक्ति द्वारा, क्योंकि उनके पैर भी जमीन पे टिके हुए थे, न कोई स्टूल लगी हुई थी और गले में फांसी की रस्सी की जैसे किसी ने दबा के और यूँ हत्या की हो, ऐसी आशंका है मेरे को। इनके 2 साल पहले डिवोर्स हो गया था। अब क्या पता किस कारण से तनाव में थी, क्या है, जो शाम को फांसी लगा ली थी चुन्नी से। और उनके जो
पड़ोस में थे वो तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर आए, लेकिन हॉस्पिटल क्या डॉक्टर साहब ने चेक करके मृत घोषित कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।